गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग उत्तराखंड के इतिहास में परमार वंश को पढ़ रहे थे और आज हम लोग पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह और प्रदीप शाह के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीपति शाह का जो शासनकाल है वो 1635 से 1667 है। फतेहपति शाह का शासनकाल 1667 से 1716 है और उसका प्रदीप शाह 1717 से 1772 तक। देखिए इसके आगे। पृथ्वीपति शाह के बारे में पहले देखते हैं हम लोग। पृथ्वीपति शाह मात्र 7 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे, मतलब जब भी ये राजा बने तो काफी छोटे थे ये। ठीक है। और उस समय उनकी माता रानी कर्णावती ने राज की बागडोर को अपने हाथों में लिया था। इससे पहले हम लोगों ने जब रानी कर्णावती को पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था किस तरीके से रानी कर्णावती ने जो मुगल सेनापति है नजावत खान उसको हरा दिया था, और वो मुगल सेनापति भाग गया था वापस दिल्ली, और वहां जाके उसने आत्महत्या कर ली थी। इसके साथ साथ रानी ने मुगलों के नाक कान कटवा दिए थे, जिसके कारण रानी कर्णावती को नाक कान कटी रानी भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए आगे क्या हुआ कि पृथ्वीपति शाह ने सिरमौर के राजा मानधाता प्रकाश पर भी आक्रमण किया था, और उसके बाद जो है मानधाता प्रकाश के साथ उन्होंने हाटकोली की संधि भी की थी। पृथ्वीपति शाह के एक बेटे थे जिनका नाम था दिलीप शाह, और पृथ्वीपति शाह ने दिलीप शाह को राजगढ़ी का राजा बनाया था, और राजगढ़ी को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी भी घोषित की थी। ठीक है। देखिए जो एक सेकंड। तो यहाँ पे पृथ्वीपति शाह है, इन्होंने राजगढ़ी नामक स्थान को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, और वहां का राजा किसे बनाया था? अपने बेटे दिलीप शाह को बनाया था। ठीक है। अब क्योंकि रानी कर्णावती ने मुगलों को हराया था 1636 ईस्वी में, तो मुगल जो है वो दोबारा से 1655 ईस्वी में जो है गढ़वाल पर आक्रमण करने आते हैं। ठीक है। वो अपने अपमान को भूलते नहीं है, वो अपने अपमान का बदला लेने 19 साल बाद वापस लौटते हैं, और खलीतुल्ला खान के नेतृत्व में मुगलों ने गढ़वाल पर दोबारा आक्रमण किया। ठीक है। इन मुगलों को जो है कुमाऊं के शासक बाज बहादुर चंद और सिरमौर के राजा मानधाता प्रकाश ने भी सहायता दी थी, जिसके कारण मुगलों ने दून घाटी पर विजय प्राप्त कर ली थी। मुगलों ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो श्रीनगर को जीत नहीं पाए। वो दून घाटी को भले ही जीत लिया लेकिन श्रीनगर को वो जीत नहीं पाए। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए दून घाटी को जीतने के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो जो सेनापति खलीतुल्लाह है वो वापस चला जाता है, और वापस जाने के बाद जो जिस क्षेत्रों को जीता गया होता है मुगलों के द्वारा उसकी जिम्मेदारी चतुर्भुज चौहान नामक व्यक्ति को सौंप दी जाती है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 1656 में पृथ्वीपति शाह जो है वो चतुर्भुज चौहान के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उसको हराकर देहरादून पर यानी दून घाटी पर दोबारा से अधिकार कर लेते हैं। यानी दून घाटी अब दोबारा से जो है वो परमार वंश के शासकों के अधीन आ जाता है। पृथ्वीपति शाह को गढ़वाल का हम्मीर देव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके शासनकाल में जो है सुलेमान शिकोह जो है इनकी शरण में आए थे। ठीक है ना। और सुलेमान शिकोह जो जब इनकी शरण में आए थे, 1659 की ये घटना है, तो औरंगजेब ने पृथ्वीपति शाह को पत्र लिखा था कि ऐसा है, वो मेरे राज का एक देशद्रोही तुम्हारे यहाँ गया है, तुम उसे वापस भेज दो। लेकिन पृथ्वीपति शाह ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, मतलब उन्होंने औरंगजेब की बात नहीं मानी थी। पृथ्वीपति शाह का कहना था मेरी शरण में ये आया है और हम राजपूत हैं, अपनी शरण में आए हुए लोगों का सौदा नहीं करते हैं। ठीक है। इसलिए उन्होंने औरंगजेब की बात को नकार दिया था। अच्छा, औरंगजेब को जब ये बात पता चली कि पृथ्वीपति शाह ने मेरी बात को नकार दिया तो बड़ा गुस्सा हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। लेकिन वो सीधा टक्कर नहीं ले सकता था। ठीक है। क्योंकि गढ़वाल की ऊंची ऊंची चोटियों पर आक्रमण करना मुगल सेना के लिए आसान नहीं था। मुगल सेना कभी ऐसे टेरेन में, ऐसे प्रदेश में लड़ी नहीं थी, इतनी ठंडे प्रदेश में। और सारा जो आप देखेंगे कि जो वेटेज मिलेगा वो सारा गढ़वाल सेना को मिल जाएगा और काफी मुगल सैनिक मारे जाएंगे। इसलिए डायरेक्ट जो है वो लड़ाई नहीं करता है औरंगजेब। औरंगजेब क्या करता है कि पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करता है। ठीक है ना। इसके लिए जो है वो अपने राज दरबार से एक मंत्री को भेजता है, और वो मंत्री और मेदिनी शाह दोनों मिलकर जो है वो एक षड्यंत्र रचते हैं
कि किस तरह सुलेमान सिकों को पकड़कर औरंगजेब को सौंप दिया जाए। लेकिन इस षड्यंत्र का पता सुलेमान को चल ही जाता है, और सुलेमान को लगता है कि मेरी वजह से जो है पृथ्वीपति शाह भी बिना मतलब परेशान हो रहे हैं, और इनके बेटे तो षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे पकड़वा देंगे और औरंगजेब मुझे मार देगा, इससे अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊं। इस यही सब बात को सोचकर जो सुलेमान शिको होता है वो आधी रात में बिना बताए किसी को चुपके से राजमहल से निकल जाता है। लेकिन कुछ नौकर जो हैं वो सुलेमान शिको को राजमहल से निकलता हुआ देख लेते हैं, और ये बात जो है वो मेदिनी शाह यानी पृथ्वीपति शाह का जो बेटा है जो मिला होता है औरंगजेब से, उसको बता देते हैं। मेदिनी शाह तुरंत उठ के जाता है और कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर जो है वो सुलेमान शिको को पकड़ लेता है और औरंगजेब के हवाले कर देता है। और होता वही है जिस बात का डर था, औरंगजेब सुलेमान शिको की हत्या करवा देता है। ठीक है। जब यह बात पृथ्वीपति शाह को पता चलती है कि किस तरीके से उसके स्वयं के पुत्र ने उसके साथ छल किया है, कपट किया है, और शरणार्थी को, शरण में आए हुए को उसने औरंगजेब को सौंप दिया, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है, और अपने पुत्र को अपने राज्य से निकाल देता है, देश निकाला घोषित दे देता है। कहा जाता है कि पृथ्वीपति शाह ने जब मेदिनी शाह को अपने राज्य से निकाला तो वह मुगल दरबार चला गया था, और मुगल दरबार में ही मेदिनी शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। और पृथ्वीपति शाह अपने पौत्र फतेह शाह को अब अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहा गया है? मेदिनी शाह को कहा गया है। ठीक है, तो ये आपने देखा पृथ्वीपति शाह के रेन के बारे में, यानी उनके शासनकाल के बारे में। आगे हम लोग फतेहपति शाह को पढ़ते हैं। फतेहपति शाह देखिए एक सैनिक और कला तथा साहित्य का संरक्षक भी था। ठीक है। फतेहपति शाह को कला और साहित्य का संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। ये गढ़वाल के 49वें राजा थे फतेहपति शाह। ठीक है। और क्योंकि इन्हें संगीत से बड़ा प्रेम था इसलिए इन्हें प्रीतम शाह भी कहा जाता था। फतेहपति शाह को कहा जाता है कि फतेहपति शाह का शासन काल जो है वो गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता था। फतेहपति शाह का शासनकाल गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता था। इनके समय में गढ़वाल एक समृद्ध राज बनकर उभरा। गढ़वाल ने बहुत प्रगति की, बहुत उन्नति की। ठीक है। ये जो है राजा विक्रमादित्य से बड़ा प्रभावित थे, और विक्रमादित्य की तरह जो है ये अकबर से भी प्रभावित थे। तो अकबर जिस प्रकार से अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उसी प्रकार से फतेहपति शाह के दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे। इसीलिए इन्हें गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, फतेहपति शाह को। ये इन 9 रत्नों में कौन कौन है? सुरेशानंद बर्थवाल है, खेतराम धसमाना है, रुद्रीदत्त किमोठी है, हरिदत्त नौटियाल है, बासवानंद बहुगुणा है, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदेला, कीर्तिराम कंठोला और हरिदत्त थपलियाल, ये उन 9 रत्नों में से हैं। देखिए जो ये लेक्चर है इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मेंशन किया गया है ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को इससे फायदा मिल सके। आगे चलते हैं। एक कवि है मतीराम। मतीराम ने फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा है, और फतेहपति शाह के ही शासनकाल में 1676 ईस्वी में जो है गुरु राम राय, जो सिखों के गुरु हैं, ये श्रीनगर आए थे। जब गुरु राम राय श्रीनगर आए थे तो फतेहपति शाह ने उन्हें 3 गांव दान में दिए थे, जहां पर गुरु राम राय ने अपना डेरा डाला था। डेरा का मतलब कि ऐसे ही एक अस्थाई टेंट टाइप का बनाया था, घर अपना बनाया था थोड़े दिनों के रहने के लिए। तो क्योंकि उन्होंने जहां पर डेरा डाला था, डेरा के नाम से उस क्षेत्र को देहरादून बोला जाने लगा। ठीक है ना। फतेहपति शाह ने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो है 1689 ईस्वी में भंगानी का युद्ध भी लड़ा था। कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी और फतेहपति शाह के बीच बड़े अच्छे मित्रवत संबंध थे, लेकिन फतेहपति शाह को अपनी पुत्री के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध करना पड़ा था। उनकी पुत्री का विवाह जो है वो हिमाचल प्रदेश के एक राज्य घराने में हुआ था, और उस राज्य घराने का जो राजा था वो गुरु गोविंद सिंह जी से बड़ी ईर्ष्या रखता था। तो उस राजा ने फतेहपति शाह से बोला कि मैं तुम्हारी बेटी को वापस अपने घर तभी लेकर आऊंगा जब तुम गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध करोगे, अन्यथा नहीं। तो इसलिए देखा जाए तो फतेहपति शाह ने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ ना चाहते हुए युद्ध किया, और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की ही जीत हुई थी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए 1692 में दून क्षेत्र में लूटपाट मचाने वाले पुंडीर एवं गुर्जरों पर सहारनपुर में आक्रमण किया।
देखिए, देहरादून के क्षेत्र में, सहारनपुर देहरादून से बगल में ही पड़ता है, और देहरादून के क्षेत्र में जो है उस समय सहारनपुर एरिया से पुंडीर और गुर्जर बार बार आया करते थे और लूटपाट मचाकर फसलों को तबाह करके भाग जाते थे। ठीक है ना। तो इनको इन सबक सिखाने के लिए जो फतेह पती शाह हैं उन्होंने एक अभियान चलाया था, और इस अभियान के तहत उन्होंने सहारनपुर पर आक्रमण कर दिया। पुंडीरों का सरदार जिसका नाम जगत सिंह था वो डरकर दिल्ली भाग जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो फतेह पती शाह हैं उन्होंने तिब्बत पर भी आक्रमण किया था। क्यों? क्योंकि तिब्बत का राजा जो था वो कर देने से मना कर रहा था। तो फतेह पती शाह जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और तिब्बत के द्वापर पर आक्रमण कर देते हैं और राजा को पराजित करते हैं। तब जाकर राजा हाथ जोड़कर कहता है, हाँ हाँ, मैं आपको टैक्स यानी कर दूंगा। ठीक है। फतेह शाह के दरबार में दो प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। एक का नाम है शंकर दत्त डोभाल और दूसरे थे पुरिया नैथानी। ठीक है। पुरिया नैथानी वही है जिन्हें गढ़वाल का चाणक्य और नाना फडणवीस भी कहा जाता है। ठीक है। हुरिया नौथानी की चतुराई के कारण जो है औरंगजेब गढ़वाल में जजिया कर नहीं लगा पाया था। कहा जाता है कि औरंगजेब के जो जजिया कर ना लगाने का कारण वो हुरिया नौथानी ही थे। फतेह शाह का शासनकाल गढ़वाल के इतिहास में कला एवं साहित्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कला और साहित्य के संरक्षक कहे जाते हैं फतेह पति शाह। ठीक है ना। इसीलिए इनके समय काल में कला और साहित्य का विकास होता है। फतेहपति शाह के दरबारी कवियों में रतन कवि, मतीराम, रामचंद्र कंटियाल तथा जटाशंकर प्रमुख थे। इन सभी का नाम याद रखिएगा। रतन कवि ने जिस तरह फतेह प्रकाश की रचना की, मतीराम ने वृत्त कौमुदी जिसे छंदसार पिंगल भी कहा जाता है उसकी रचना की थी। रामचंद्र कंडियाल की रचना फतेह शाह यशोवर्मन काव्य है तथा जटाशंकर ने फतेह शाह कड़ ग्रंथ की रचना की थी। चारों रचना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें चारों को याद रखिएगा। ठीक है। फतेहपति शाह के शासन काल में जो है इतनी उत्तम कानून व्यवस्था हुआ करती थी कि लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाया करते थे। उन्हें किसी बात का या चोरी का डर नहीं रहता था। ठीक है। फतेहपति शाह की जो संरक्षिका थी शुरुआत में वो राजमाता कटौची थी, और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के राजा की पुत्री हुआ करती थी। राजमाता कटौची के 5 भाई थे जिन्हें 5 भाई कठैत भी कहा जाता था, और ये बहुत अत्याचारी थे। ये जो है जनता पर बहुत अत्याचार किया करते थे। ठीक है। तो फतेहपति शाह में इतनी सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा प्रदीप शाह को भी डिस्कशन करेंगे। प्रदीप शाह जो है वो दिलीप शाह के पुत्र थे, और जब ये राजगद्दी पर बैठ रहे हैं तो ये बहुत छोटे हैं, अल्पवयस्क हैं। इसीलिए जो है इनकी माता कनक देई जो है वो इनकी केयर टेकर यानी संरक्षिका बन जाती हैं। ठीक है ना। जब कुमाऊं का एक राजा देवीचंद है, जब उसको पता चलता है कि गढ़वाल पे इस समय कोई ताकतवर राजा तो है ही नहीं, तब वो गढ़वाल पर हमला कर देता है, नहीं आक्रमण कर देता है 1723 ईस्वी में। ठीक है। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है रणचूला कोट नामक स्थान पे, और इस युद्ध में आप देखेंगे कि गढ़वाल की सेना यानी देवीचंद विजयी हो जाते हैं। ठीक है। अब जब ये जो जो गढ़वाल की सेना कह रहे हैं, कुमाऊं सेना विजयी होती है यानी देवीचंद विजयी हो जाते हैं। अब जब गढ़वाल सेना आगे भाग रही है, वहां से हट रही है, तो भी अब जो कुमाऊं की सेना है, देवीचंद की सेना है, वो गढ़वाल की सेना का पीछा कर रही थी। तो इसलिए दोबारा से गड़ाई नामक स्थान पर फिर से गढ़वाल और कुमाऊं की सेना के बीच युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में पासा पलट जाता है, और अब कौन जीत जाता है? गढ़वाल की सेना जीत जाती है। ठीक है ना। कहा जाता है कि प्रदीप शाह के समय में कुमाऊं तथा गढ़राज के बीच जो संबंध थे, जो रिलेशन थे, वो बहुत अच्छे थे, हेल्दी रिलेशन हुआ करते थे। इसीलिए प्रदीप शाह का कार्यकाल जो है वो चंद तथा पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है, यानी गढ़वाल और कुमाऊं की मित्रता के लिए जाना जाता है प्रदीप शाह का शासनकाल, कार्यकाल। ठीक है ना। प्रदीप शाह का जो दीवान था वो रघुपति चौथा था, जबकि इनके सेनापति चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिष्ट थे। इनके दरबारी कवियों में मेधाकर शर्मा प्रमुख थे जिन्होंने रामायण प्रदीप नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। आगे देखिए। 1743 में रोहलो ने अली अहमद के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया था। अब क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में मित्रता का संबंध है, तो इसलिए जब रोहलो ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो गढ़वाल से भी जो है वो सैनिक भेजे गए, लेकिन रोहले बहुत शक्तिशाली थे। दोनों कुमाऊं और गढ़वाल के सैनिक दोनों मिलकर भी रोहलो को नहीं रोक सके, और अंत में एक संधि हुई कुमाऊं के राजा के साथ। ठीक है ना, रोहलो की, जिसके अंतर्गत रोहलो ने जो है कुमाऊं के राजा से 3 लाख रुपए की डिमांड की। अब उस कुमाऊं के राजा के पास इतना पैसा नहीं था, इसीलिए कहा जाता है कि गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह ने गढ़वाल के राजकोष से
मित्रता का वचन निभाने के लिए वो 3 लाख रुपए दिए थे रोहलो को। अच्छा, अब रोहलो ने देखा था कि भाई गढ़वाल ने 3 लाख रुपए दिए, गढ़वाल बड़ा पैसे वाला है, इसलिए रोहले क्या कर रहे हैं, अब नजीब खान के नेतृत्व में 1757 में रोहलो ने दोबारा किस पे आक्रमण किया था, गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और गढ़वाल पर आक्रमण करके भाबर और दून घाटी पर अधिकार कर लिया था। लेकिन 13 साल के बाद 1770 में जब नजीब खान की मौत हो जाती है, तो दोबारा से जो है प्रदीप शाह गढ़वाल पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। प्रदीप शाह के जो सिक्के हैं वो लखनऊ संग्रहालय में रखे गए हैं। वहीं से आप, मतलब प्रदीप शाह के सिक्के आपको वहीं देखने को मिलेंगे। और पक्षाघात के कारण जो है 1772 में प्रदीप शाह की मौत हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इन 3 गढ़वाल शासकों के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।